हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस अप्रैल मंथ की मैगजीन हिंदी मीडियम में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में राज्य व्यवस्था एवं शासन वाले सेक्शन को कर लिया था, तो आज हमारी बारी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने की। तो बिना किसी देरी किए हुए हम आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ। ओके, चलिए हाँ बिना देरी की आइए चालू करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे हैं कैसे नहीं हैं, सुर्खियों में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, आइए शुरू करते हैं। हाँ आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलिए, ये सबसे पहले दिया हुआ है भारत और नेपाल के संबंध। सुर्खियाँ क्या थी? सुर्खियों में था कि हाल ही में केंद्र सरकार नेपाल में नई सरकार चुनी गई है। अब आपको भी पता है नेपाल में जिन प्रोटेस्ट हुआ था, है ना? तो उसी के चलते वहां पर सरकार जो पुरानी वाली थी उसको हटा दिया गया और नई सरकार बन के आई। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है और हमारे पड़ोसी राज्य के रूप में है, तो इसलिए इस इसे थोड़ा सा भारत और नेपाल के संबंध के रूप में भी देख लेंगे, क्योंकि इस पे मेंस के क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वही जेनजी प्रोटेस्ट हमारे इंडिया में भी थोड़ा बहुत मतलब देखने को मिला। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेपाल का पहली बात तो हम थोड़ा सा लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नेपाल तीन ओर से सिर्फ और सिर्फ भारत से घिरा हुआ है। देखिए इस तरफ हमारा उत्तराखंड है, यूपी है, ठीक है, फिर बिहार वाला पोर्शन हो गया थोड़ा सा, और ये जो एक लंबा सा पतली सी डंडी के रूप में चला आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर बंगाल का सेक्शन भी है सीमा साझा करते हुए नेपाल से, और लास्ट में सिक्किम है। और नेपाल के जस्ट ऊपर तिब्बत वाला क्षेत्र पड़ जाता है, जो कि चीन द्वारा अभी मतलब अपना बताया जाता है, जबकि तिब्बत एक मतलब स्वायत्त क्षेत्र है। चलिए फिर लोकेशन हमने देख लिया। अब लोकेशन के बाद हम ये देख लेते हैं कि ये मतलब इतने पास होने की वजह से तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और खास करके चीन वाले क्षेत्र, जो चीन का स्वायत्त रीजन तिब्बत है, और भारत भारत का जो बॉर्डर हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार के पास वाला, कहीं ना कहीं उसके बीच में ये बफर का काम कर रहा है। और और भी पड़ोसी देशों देशों को देखना हो तो जैसे यहाँ पर भूटान भी दिखाया गया है, बांग्लादेश भी है, हालांकि बेसिक बेसिक तो आपको भी पता होगा। चलिए बिना देरी किए आगे देखते हैं, अवलोकन करते हैं संबंध कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो संबंधों के स्तंभ जैसे देखा जाए तो भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि हुई थी 1950 में। फिर साझा क्षेत्रीय समूह कौन कौन से दोनों देश साझा करते हैं, तो जैसे सार्क हुआ आपका, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक हो गया आपका, उसमें भी दोनों राज्य सीमा अपना मतलब संबंध रखते हैं। BBIN है बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, इन चार लोगों का ग्रुप। ठीक, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिखा हुआ है। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका हिंदी होगा। और अगर आप थोड़ा और ISA को पढ़ना चाहेंगे तो ये भारत द्वारा ही इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय आपके गुड़गांव में है। इसके द्वारा हम पूरे जो साउथ मतलब जितने भी हमारे इक्वेटर के साउथ में जितने भी पड़ते हैं देश, जैसे अफ्रीका वाला क्षेत्र है या फिर दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है या फिर एशिया का जो क्षेत्र है, तो वहां पर हमेशा ही इक्वेटर पे हमेशा ही गर्मी रहती है ना। तो इन लोगों के मतलब इन लोगों के पास सूरज की जो भारी भरकम मात्रा मतलब हमेशा उपस्थित रहती है, सूर्य की किरणों की, तो उससे हम कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को जनरेट करने की कोशिश करके पूरे विश्व को सप्लाई करने का एक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका लक्ष्य था, तो इसका इनिशिएटिव जो था भारत ने ही लिया था। अब आइए भारत और नेपाल के बीच जो सीमा साझा किया जाता है वो कितना है, 1751 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है।
और जैसा कि हमने अभी ऊपर देख लिया था, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत भारत के 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यह एक खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के स्वतंत्र रूप से आवागमन करते हैं। आपको भी पता होगा, कई बार टूरिस्ट वगैरह यहाँ से आराम से जाते हैं आते हैं। और यहाँ तो सही बताऊं तो इस एरिया में तो मैत्री संबंध भी होते हैं, जैसे शादी विवाह भी इस क्षेत्र में होते हैं। यहाँ का कल्चर बहुत मैच खाता है यूपी बिहार वालों से और नेपाल वालों का। ठीक है, तो और आगे देखते हैं क्या है। तो जैसे एकीकृत जांच चौकियां भी बनाई गई हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट फुल फॉर्म होगा इसका। जैसे बीरगंज में है, नेपाल का पहला आईसीपी था। विराटनगर है, नेपालगंज है, भैरवा में है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें और व्यापार के क्षेत्र से तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। ठीक है, नेपाल के निर्यात के मुख्य रूप से खाद्य तेल, कॉफी, चाय, जूट शामिल है। ठीक है, नेपाल जो है भारत के मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद और लौह इस्पात, अनाज, वाहन और उनके पुर्जों के मशीनरी आयात करता है। हाँ, आयात होना चाहिए, आयत लिख उठा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कनेक्टिविटी परियोजना के तहत क्या क्या हुआ है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेल कनेक्टिविटी क्या क्या हुई है। तो जैसे हमारे यहाँ पे जयनगर, बीजलपुरा, बर्दीवास, ये नेपाल का पहला ब्रॉड गेज रेल लाइन था। ठीक, जोगबनी से विराटनगर तक। तीसरा है रक्सौल से काठमांडू रेल परियोजना। ये तो हो गई आपकी रेल कनेक्टिविटी। अब हमारे यहाँ से कुछ पेट्रोलियम पाइपलाइन भी है, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट विदाउट मतलब, जैसे हम अभी ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं हमारे लोकल क्षेत्र में, बड़े बड़े टैंकर के थ्रू मतलब पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट हम नेपाल के लिए डायरेक्ट पाइपलाइन कनेक्टिविटी दे दिए हैं कि हमारे यहाँ से तेल को सीधा सीधा पाइप के थ्रू नेपाल भेज दिया जाता है। तो ऐसी सुविधा दी गई है। तो दक्षिण एशिया की पहली ये ऐसी सुविधा है, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन जो बिछाई गई है, जो भारत के मोतिहारी मोतिहारी मेरे ख्याल से बिहार में पड़ेगा, है ना। तो और नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ती है, और ये 2019 में पूर्ण हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कनेक्टिविटी परियोजना। अब आते हैं रक्षा क्षेत्र में भारत और नेपाल क्या क्या मतलब संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो गोरखा रेजिमेंट जो नेपाल से ही हमारे यहाँ पे रिक्रूट की जाती है, लगभग 3200 सैनिक हैं, 32,000 सॉरी 32,000 सैनिक हैं। ठीक, शामिल हैं। और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे देखा जाए तो सूर्य किरण नाम से हमारे और नेपाल के बीच में किया जाता है। और साझेदारी के उभरते क्षेत्र, अभी जो इमर्जिंग क्षेत्र हैं उनमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो विद्युत व्यापार समझौता 2024 में हुआ था। इसमें हम अगले 10 वर्षों में भारत को नेपाल द्वारा भारत को 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, अभी सहमति व्यक्त हुई है, अभी इस पे शायद से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा या फिर बनना चालू हुआ होगा। सीमा पार हम क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यूपीआई पेमेंट स्वीकार किया जाता है नेपाल में। और नेपाल का ये स्वीकार करने वाले मतलब जो पेमेंट सिस्टम है उसका नाम फोन पे क्यूआर है। ठीक, जिसके थ्रू वहाँ पर मतलब संचालित हो रहा है, हमारे यहाँ का यूपीआई भी वहाँ एक्सेप्ट किया जाता है। अब सहयोग के अन्य क्षेत्र, जैसे प्रमुख क्षेत्र देखा जाए तो जल सहयोग में क्या है, कोसी और गंडक जैसी प्रमुख नदियों पर समझौते किए गए हैं। अब इसमें समझौते के साथ साथ फिर और एक और समझौता है, जैसे कर्णाली और महाकाली से संबंधित भी सहयोग विकसित हुए हैं। ठीक, अब उसके बाद देख लेते हैं और आगे है आपका मानवीय आपदा एवं राहत संबंधित क्या भारत ने कदम उठाए थे नेपाल के लिए। तो 2000 जैसे 15 में आपको पता हो तो नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था, और जैसे कोविड-19 महामारी आई थी, तो भारत ने प्रथम सहायता प्रदाता के रूप में सामने मतलब आए थे। हम लोग ने मतलब नेपाल की जो थी वो सबसे पहले आकर के सेवा दी थी, है ना, सहायता की थी। और सांस्कृतिक रूप में देखेंगे तो जैसे मैंने बताया मैट्रिमोनियल अलायंस भी होते हैं, शादी या वैवाहिक संबंध भी हैं हमारे यहाँ से नेपाल के। और उससे बड़ा जो संबंध है वो है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध
धर्म और रामायण, ये जो बौद्ध है, और रामायण सर्किट एक तो लुम्बिनी में हो रहा है, दूसरा जनकपुरी क्षेत्र में भी ऐसे मतलब डेवलप किया जा रहा है ना। ये सर्किट सा बनाया जा रहा है, जरिए से श्रद्धालुओं का जुड़ाव अच्छा हो सके और टूरिज्म क्षेत्र को बूस्ट मिले। अब मगर इनके साथ ही कुछ चुनौतियां भी तो होंगी, ऐसा तो नहीं है कि सब हमारे ही प्रति सब कुछ मतलब सकारात्मक रहे। तो राजनीतिक अस्थिरता, जैसे कि नेपाल में बार बार सरकारें बदलती है, बदलती रहती है, कोई दीर्घकालिक घरेलू नीति नहीं है, विदेशी संबंध भी नहीं होगा। अब सरकार कोई आएगी, वो कहेगी कि ऐसा करिए, दूसरी आएगी वो चेंज कर देगी, बोलेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसी से करके जो हमारे साथ निरंतरता रहनी चाहिए संबंधों में, वो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, कमी आती रहती है ना। 2008 में राजशाही की समाप्ति हुई, जैसा कि 2008 से पहले तक जो था राजशाही थी नेपाल में, और उसके बाद ही जैसे ही राजशाही खत्म हुई तब से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। अभी तक कोई मतलब उसमें उभर के कुछ सामने नहीं आया है। अ, इसका मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक गठबंधन कमजोर है, ठीक, और गहन गुटबाजी होती है, से संबंधित संघर्ष बहुत चलते हैं वहां पे। गहन गुटबाजी होती है और उसका उस पे संघर्ष चलते हैं, मतलब एक गुट दूसरे गुट से। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। इन सब चीजों के चलते वहां पे अस्थिरता राजनीतिक बनी रहती है। अब 2014 में क्या, 2014 से अब तक भारत और नेपाल के बीच जो राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुख स्तर पर 17 उच्च स्तरीय दौरे हो चुके हैं, ठीक, मगर इसका भी मतलब कुछ खास आउटकम निकल के नहीं आया है ना। सीमा व्यापार और सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दे, इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। तो उदाहरण, हाल ही में जो नेपाल में नवनिर्वाचित सरकार आई थी, उसने 100 नेपाली रुपए से अगर अधिक का कुछ भी सामान भारत से जा रहा है तो उस पर सीमा शुल्क लगाने की निर्णय लिया गया था। तो इसके तहत क्या हुआ कि थोड़ा सा यहाँ भी आपको अस्थिरता दिखेगी कि भारत से जो सामान जाएगा उस पे सीमा शुल्क लगेगा। मगर बाद में हालांकि जो वहाँ की न्यायालय थी, उसने ऐसे दावे को मतलब रोक लगा दी थी। तो इससे मतलब ठीक हो गया, मगर अगर रोक ना लगाया गया होता तो सीमा शुल्क कहीं ना कहीं अभी भी हमारे यहाँ से जो निर्यात होता उस पर लगाया जाता, या फिर कुछ भी चीजें लाई जाती है ना। सीमा विवाद भी है हमारा नेपाल के साथ। जैसे 2020 में नेपाल ने क्या किया था कि नेपाल ने जो एक नया मानचित्र जारी किया था, तो उसमें काला पानी और लिपियाधुरा और लिपू लेक क्षेत्रों को अपना हिस्सा, वो खुद का हिस्सा उन्होंने बता दिया था, है ना। तो इन सब के चलते थोड़ा सा जो भी ये क्षेत्र अभी भी मतलब डिस्प्यूटेड है, भारत अपना कहता है, नेपाल अपना कहता है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते मतलब भारत और नेपाल के बीच में थोड़े से तनाव बने रहते हैं। अब इसके आगे देखिए तो नेपाल का तर्क क्या है, क्यों ऐसे मतलब मानचित्र को चेंज किया था, जारी किया था। तो उनका कहना है कि महाकाली नदी के पूर्व स्थित में जो ये क्षेत्र है वो 1816 की सुगौली संधि के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब ये 1816 की सुगौली संधि जो है, नेपाल और इंडिया का जब युद्ध हुआ था अंग्रेजों द्वारा, तब की ये संधि है। तो कहीं ना कहीं वो इसके तहत मानते हैं कि सही है, मगर हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संधि को क्यों ही मानेंगे, है ना। जो हमारे अब वर्तमान या फिर हमारे पुराने जो सरकार स्वतंत्रता के बाद के जो सरकार बने थे, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को मानेंगे। अब यह सीमा विवाद 2025 में तब पुनः उभर के आया। अब ये चीज 2025 में थोड़ा फिर से उभर के इसलिए आई, जब मतलब कि भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते मानसरोवर कैलाश यात्रा फिर से शुरू करने की पहल रखी। तो ये जो लिपुलेख दर्रा है, ये कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है हाँ उत्तराखंड में है। तो वहीं से हम मानसरोवर लेक जो है, मानसरोवर कैलाश पर्वत की यात्रा जो हमारे यहाँ से श्रद्धालु करते हैं, वो लिपुलेख दर्रे के ही थ्रू जाते हैं। और ये जो कैलाश पर्वत है, ये शायद से तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। आइए थोड़ा मैप पे देखने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा और विधिवत जी समझ में आएगा। हाँ, ये यहाँ कहीं पर शायद से यहीं पर है, अभी मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ। और यहीं पर लिपुलेख दर्रा ऐसी यहीं कहीं पड़ जाता है, और यहीं से क्रॉस करके यहीं कहीं पर आपका मानसरोवर लेक भी है और माउंट कैलाश भी है। तो कहीं ना कहीं ये तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ जाता है ना।
या यहाँ पर है, ऐसी है मतलब। यहाँ रहेगा तभी तो मतलब नेपाल से थोड़ा सा विवादित रहेगा, ऐसे कुछ है यही, बस इतना समझ लीजिए। मगर इतना समझ लीजिए कि माउंट कैलाश जो है वो तिब्बत में है, ठीक है, हमारे भारत में नहीं है। जो हम कहते हैं कैलाश पर्वत पे हमारे शिव जी विराजमान है, तो थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में शायद से नहीं पड़ता है ना। अब चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तो चीन जो है उसके प्रति कैसे स्पर्धा बढ़ ही रही है, क्योंकि भारत अ, कोई भी देश होता है तो या तो भारत के साथ कनेक्ट मतलब जुड़ता है, या तो फिर चीन के साथ जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए चैलेंजिंग काम तो होता ही है। 2015 में क्या हुआ था कि भारत द्वारा लगाए गए व्यापार अवरोध के बाद नेपाल ने चीन के साथ संबंध मजबूत कर लिए। 2015 में कुछ हुआ होगा, थोड़ा बहुत व्यापार पे अवरोध लगाया गया था। अब उसके चलते क्या हुआ कि नेपाल ने बीआरआई साइन कर लिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये पता होगा आपको कि ये कैसे जाल में चीन फंसाता है अपने मतलब संबंधित देश को। उसको मतलब पहले कर्ज देगा, कर्ज इतना ज्यादा दे देगा कि वो देश चुका ही नहीं पाएगा। उसके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा। उसके बाद जब वो कर्ज नहीं दे पाएगा तो कहेगा कुछ साल के लिए लीज पे अपनी जगह दे दीजिए, कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका का जो हम्बन तोटा या कोलंबो पोर्ट है, उसको मतलब लीज पे चाइना ने कुछ सालों के लिए ले रखा है, शायद 99 ईयर्स के लिए ले रखा है। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट किया और श्रीलंका उतना चुका नहीं पाया, तो उससे वो लीज पे ले लिया। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पैसा दे करके, जो अब पुराने जमाने में तो युद्ध करके अपने औपनिवेशिकवाद कॉलोनी डेवलप की जाती थी, है ना। अब क्या है, पैसा दे करके चाइना कर रहा है वही काम को, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग फैक्टर हो गया। अब उसके बाद आर्थिक व्यवधान में क्या है, तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, अरुण तीर्थी है, तृतीय ऊपरी करनाली जैसे प्रमुख संयुक्त परियोजना राजनीतिक गतिरोध और बढ़ते विश्वास संकट के कारण विलंबित है। अब जैसे योजनाएं आप डिले करेंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेबर पड़ोसी राज्य हैं, या फिर जो हमारे संबंधित मतलब जिससे हमने योजना का एमओयू साइन किया है जिस राष्ट्र के साथ, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर से विश्वास खोने लगेगा, है ना। तो वही एक ये भी दिक्कत है। अब सुरक्षा संबंधित मुद्दे क्या है, कुछ रिपोर्टों की माने तो भारत और नेपाल की जो एक खुली सीमा है, कोई भी आ जा सकता है। उसका उपयोग आतंकवादी भी कर रहे हैं, संगठित अपराध समूह द्वारा भी उसका ही उपयोग किया जा रहा है। जैसे उसी के थ्रू भारत में नकली मुद्रा भी आ रही है, तस्करी भी हो रहा है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं। ठीक। अब गोरखा भर्ती मुद्दा भी एक मुद्दा बन गया, क्योंकि भारत ने जब अग्निपथ योजना को लॉन्च किया, तो उसके तहत जो वहाँ की सैन्य भर्तियां थी, वो उसमें बदलाव अपने यहाँ की सैन्य भर्तियों में बदलाव हुआ। तो उसके तहत वहाँ के जो मतलब लोग थे जो भर्ती होते थे हर साल, उन्होंने फिर मतलब भर्ती को ही स्थगित कर दिया है अभी के लिए, क्योंकि परमानेंट जॉब तो है नहीं, तो कौन आएगा यहाँ पर करने, इसी वजह से ये भी कहीं ना कहीं तनाव का कारण बना हुआ है। तो आइए निष्कर्ष की ओर देखते हैं। जैसे देखिए, आपको कंक्लूजन लिखने में थोड़ा सा मेंस में मान लो इशू होता हो, तो ऐसे वर्ड को आप जरूर एक जगह नोट कर लीजिए, जैसे नेबरहुड फर्स्ट फर्स्ट पॉलिसी। तो पड़ोसी राज्य चाहे जो भी होगा हमारे देश हैं, उन पर ये फिट बैठ जाएगा। और ये शांत कूटनीति, ठीक, इन दोनों के थ्रू आप यहाँ पर नेपाल को हटा करके चाहे श्रीलंका कर दीजिए या कुछ और कर दीजिए, सब जगह लगभग ये फिट ही पाएगा। तो कंक्लूजन का काम कहीं ना कहीं ये करेगा, है ना। अब जैसे निष्कर्ष आप देखेंगे तो लिखा गया है कि जैसे जनजी आंदोलन हुआ, आंदोलन होने के चलते बदलाव हुआ, क्या हुआ, राजनीतिक स्थिरता हासिल करने के एक अवसर प्रदान करता है जनजी आंदोलन के द्वारा, है ना। यह अनिश्चितता को दूर करता है, मौजूदा कमियों को दूर करता है और एक अधिक समावेशी प्रतिनिधि राजनीतिक माहौल को बढ़ावा देता है। ठीक, आंदोलन करने का मतलब वही जो नई सरकार बन के आई, कुल मिला के इतने लाइन में यही कहना चाह रहा है। ठीक, तो अब आप जैसे कंक्लूजन लिखेंगे तो ये यूज करके एक बार आप इसे पढ़िए पॉज करके, और इसको कहीं ना कहीं आप एक मतलब समरी बना करके लिख देंगे। जैसे 3 लाइन है, मगर आप लिखेंगे तो कम से कम 6 लाइन होगा, तो इसको 3 लाइन में आप कंक्लूजन के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, हिंद महासागर क्षेत्र देखते हैं, इंडियन ओशियन रीजन। इसमें सुर्खियों में क्या था, तो अभी 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो था, विदेश मंत्री भारत के थे, वो अटेंड किए थे, है ना। तो इसमें मुद्दा क्या उठाया गया था, बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में
अधिक क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया था, है ना। जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री गए थे, उन्होंने इन चीजों पर बल दिया था। अब थोड़ा सा इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। अब किसके द्वारा? इंडिया फाउंडेशन द्वारा, ठीक। और ये क्षेत्रीय थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब विचार करने वाला संस्था है ना। संस्थाओं को सहयोग देता है। ये खुद भी एक थिंक टैंक है। इसमें 30 से अधिक देशों की भागीदारिता है। अच्छे खासे, मतलब इंडियन ओशियन में लगभग सारे ही हैं हिंद महासागर के क्षेत्र में। जैसे कि यहाँ हाईलाइट है, आइए थोड़ा सा सदस्यों को देख लेते हैं। अ, ये आपके यहाँ से शुरू हो रहे हैं, जैसे ओमान, सलाह और जिबूती। एक मिनट, थोड़ा इसका मैं इंडेक्स देख लेता हूँ। हाँ, यही आपके पूरे हिंद महासागर में जितने भी दिख रहे हैं। म्यांमार है, बांग्लादेश है, और ये सारे मेन मतलब इसके देश हैं, ठीक। और भी हैं, ये इतने हैं इसमें दिखाए गए हैं, टोटल 30 हैं। और इंडिया फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह स्वतंत्र शोध संस्थान है जो भारतीय राजनीति से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है ना। और इंडियन ओशियन 2026 मॉरिशस में संपन्न हुआ है। संपन्न हुआ 2026 का हमारा जो अभी का हुआ है कॉन्फ्रेंस, वो मॉरिशस में हुआ है। मॉरिशस में विषय क्या था, जैसे थीम वगैरह पूछते हैं कई बार। हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन, कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस था, ठीक है। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशियन के देशों के लिए क्षेत्रीय विषयों पर एक परामर्श मंच, देखिए परामर्श मंच के रूप में उभरा। यह क्षेत्र सभी के लिए सुरक्षा और विकास, जैसे सागर हमारा इनिशिएटिव है, के को सिद्धांत के लिए क्षेत्रीय सहयोग, विचार विमर्श देता है। ये हमारा इनिशिएटिव है, थोड़ा इसके बारे में आप जा करके देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे क्या हिंद महासागर में भारत करने वाला है। हिंद महासागर के साथ ही साथ आप महासागर हमारा सिद्धांत जो है उसको भी देखिएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो मैं मेंबर बोल रहा था, शायद से मतलब ये मेंबर को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मलक्का जल संधि की बात हो रही है, तो ये कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। ये बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ से, कौन कौन से जगह से हिंद महासागर से जुड़ाव है। मेरे ख्याल से तो यही है। शायद ये तंजानिया वगैरह यहाँ के सदस्य हो सकते हैं। और आपको सदस्य भी, इसके होमवर्क में आपको सदस्य भी देखने हैं, कॉन्फ्रेंस हुई है ना। तो सदस्य पे कई बार यूपीएससी अभी बना मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं, हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में। तो हाँ, ये देखिए वही बताना चाह रहा था। जैसे पश्चिम में अफ्रीका, पूरब में मलक्का स्टेट, ये देखिए मलक्का जल संधि, ठीक, जलडमरू मध्य, वो बता रहे हैं। और इस तरफ अफ्रीका वाला भाग बता रहा है, वही बताने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहा था। और फिर और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा और जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, ये रहा। नहीं, ये नहीं है, ये वाला है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये तो आपका फिलीपींस, अल सल्वाडोर, ऐसे कुछ नाम है, वो सब है, गिनिया उनिया, पपुआ न्यू गिनिया, हाँ ये सब है। ये है आपका, ये थोड़ा सा देखिए, ये दिख रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, थोड़ा सा दिख रहा है। और उत्तर में भारत है, उत्तर में हमारा भारत है, ये प्यारा सा, ठीक। और दक्षिण में अंटार्कटिका है, ये आला भाग यहाँ नीचे। अब ये पूरा नहीं है, इस तरफ अंटार्कटिका है। इसमें लगभग 36 देश शामिल हैं, ठीक। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर क्षेत्र की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो था, ये कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था। तो फर्क देखिए, यहाँ पर 30 सदस्य थे, यहाँ पर जब महासागर क्षेत्र की बात कर रहा है तो यहाँ पर टोटल 36 36 देश शामिल है, बता रहा है। यह विश्व का मतलब 35% जो जनसंख्या है उसको रिप्रेजेंट करता है, और 40% तटरेखा का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र का महत्व क्या हो गया, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हिंद महासागर के लिए थी, तो इसलिए क्षेत्र के बारे में बता रहा है कि क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यहाँ पर मतलब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह इसके लिए हो रही हैं। तो जैसे आर्थिक और व्यापारिक महत्व देखें तो पत्तन हो गया, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का लगभग 95% व्यापार जो है इसी के आधार पे होता है ना। और 68% जो है मूल्य के आधार पर समुद्र मार्गों से ही होता है ना। ब्लू इकोनॉमी की संभावनाएं अगर देखी जाए तो इसमें हिंद महासागर में भारत का लगभग कितना, देखिए
2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन इंग्लिश में बोलते हैं, जो संधारणी, मत्स्यिकी, समुद्री नवीकरण, इको टूरिज्म, समुद्री जैव विविधता संरक्षण के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी आप लोग समझ ही रहे होंगे। ब्लू इकोनॉमी मतलब जहाँ पर पानी से रिलेटेड बात हो या समुद्र से रिलेटेड, उसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर समुद्र का क्षेत्र इतना भारत का है इस एरिया में, जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला भाग मान लो अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप वगैरह हो गए, तो ये भी है, प्लस ये वाला क्षेत्र भी है हमारे पास, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ये सब मिला करके बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे क्या है, रणनीतिक एवं भू राजनीतिक मूल्य। ये रणनीतिक एवं भू राजनीतिक मूल्य के रूप में क्या है, चोक पॉइंट, जैसे भू राजनीतिक गतिशीलता में क्या क्या आ रहा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चोक पॉइंट की संवेदनशीलता, जैसे चोक पॉइंट का मतलब क्या है, वही जो छोटे छोटे जल डब्लू मध्य है। जैसे यहाँ पर देखिए आप अ, अपना मलक्का जल संधि हो गया, यहाँ से चोक पॉइंट है, मतलब यहाँ से ब्लॉक कर दे तो तेल या फिर जो भी है आयात निर्यात बंद हो जाएगा। ये आपका बाबल अल मंडप हो गया है ना, यहाँ पर आपका ये थोड़ा से और ऊपर आइए देखिए तो ये हारमोन्स हो गया। ये सब सारे ट्रेड रूट को कनेक्ट करते हैं, यही चोक पॉइंट है। यहीं पर इसी को चोक पॉइंट कहते हैं, या फिर हालांकि यहाँ तो रास्ता नहीं है अभी, ये तो हमारा राम सेतु है यहाँ पर, यहाँ नहीं है। तो ऐसे चोक पॉइंट हैं जो मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो आइए देखते हैं उनमें क्या दिक्कत आई है, क्या संवेदनशीलता है। जैसे अभी पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहे हैं, जैसे इसराइल और हमास का युद्ध हुआ। ठीक, तो उससे लाल सागर में बहुत ज्यादा मतलब हिंसा हुई, और अमेरिका और ईरान का जो तनाव था उसकी वजह से क्या हुआ, हार्मोज जो जल मध्य था उसमें अवरोध की आशंका हुई है ना। ईरान द्वारा वहां पे ब्लॉक कर दिया गया था, बहुत सारे तेल वगैरह हमारे भी नहीं आ पा रहे थे, एनर्जी क्राइसिस हमारे यहाँ भी हो गया था है ना। हार्मोन जल मध्य और बाबल मंडप, देखिए मैंने यहाँ ऊपर आपको दिखा दिया था मैप में, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। चोक पॉइंट्स हैं, प्रमुख चोक पॉइंट्स हैं, यहाँ से तेल वगैरह सब कुछ आता है भारत की तरफ, और भारत क्या चीन की तरफ भी यहीं से जाता है। तो कहीं ना कहीं सब ब्लॉक हो गया था, चीन हुआ, जापान हुआ, सारे यहीं से जाते हैं। तो ब्लॉक हो गया था, ऑस्ट्रेलिया तक यहीं से जाते हैं। तो विश्व का लगभग 30% जो कंटेनर यातायात है, या फिर ये देखिए 42% कच्चा तेल है और पेट्रोलियम उत्पाद है, वो हिंद महासागर क्षेत्र से ही जाते हैं। ये IOR जो लिखा है, इंडियन ओशियन रीजन, इसका मतलब हुआ। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। IOR का सैनिकरण मतलब इंडियन ओशियन रीजन का मिलिटराइजेशन। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे देखें तो इसमें अब हम पढ़ रहे हैं जैसे भू राजनीतिक गतिशीलता, यहाँ पर मतलब जैसे राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो जैसे अमेरिका ने डियागो गार्सिया में प्रमुख केंद्र डेवलप किया है ना, उसका खुद का डियागो गार्सिया अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ यहाँ पर पड़ जाता है, कुछ इन क्षेत्रों में आपका पड़ता है, इसे यहीं कहीं पर है। जैसे सेशल्स बूंदी की तरह है ना यहाँ पर छोटा सा, ऐसी बूंदी बूंदी में यहाँ पर डियागो गार्सिया वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक, तो ऐसे क्षेत्र में अमेरिका का भी है, और फ्रांस का रियो यूनियन आइलैंड पे है, और मायोट द्वीपों पर है। ठीक, चीन का क्या हुआ है, चीन ने बंदरगाह और संरचना और पहुंच समझौते के माध्यम से विस्तार मतलब बढ़ा रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको अभी कोलंबो पोर्ट बताया था जो कि है श्रीलंका का। ठीक, श्रीलंका का पोर्ट यहाँ पर है। यहाँ पर अगर चीन, सोचिए चीन कहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ से आकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और इसको लीज पे ले लिया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ से, और शायद इस तरफ भी कुछ इसने किया हुआ है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये विस्तार बढ़ा रहा है। और उसके साथ साथ मतलब ये जो अगल बगल के भी देश है ना, अफ्रीका साइड के, इन पे भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को वो भी घिराव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह से सब सोच रहे हैं कि यहाँ पर मतलब इतना ज्यादा यातायात साधन और मतलब आयात निर्यात होता है कि इस पे कंट्रोल बना रहे, नहीं तो कल को हमारा कुछ भी आयात निर्यात होगा तो दिक्कत हो जाएगी है ना। जो अगल बगल के देश हैं, जैसे ईरान अभी ब्लॉक कर दिया है, तो वैसे कोई और ब्लॉक कर दिया तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन भारत भी जो है वो इन क्षेत्र मतलब हिंद महासागर में बहुत ज्यादा इन हस्तक्षेप करता मतलब कर रहा है, क्योंकि उसको भी जरूरत है, नहीं तो कोई और आके ब्लॉक कर देगा है ना, हमारे भी यातायात रुक जाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो कोकोस जो है द्वीप, उसका थोड़ा विकास कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब महत्वपूर्ण अवसंरचना की संवेदनशीलता देखें तो जैसे अब ये क्या है, महत्वपूर्ण अवसंरचना में देखें तो अभी संचार बहुत ज्यादा मतलब
महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। तो इन मतलब इंडियन ओशियन में जो है केबल लाइन बिछी हुई है पानी के अंदर से, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, विश्व का 95% डेटा जो है वो संचार हो रहा है। अब जैसे आप सोचते होंगे, जैसे कुछ घटना यूरोप में घटी यहाँ पे, तो वो भारत तक कैसे आ रही है, या फिर यहाँ पर जो अफ्रीका में घटी, वो केबल डली हुई है इंटरनेट का, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो जब साइंस एंड टेक में हम कभी पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करता है। तो इसी में डली हुई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्ट है, फिर आगे जा करके फिर ऐसे यहाँ से आते हुए यहाँ कनेक्ट है। मतलब ऐसे ऐसे सब जगह सारे देशों में लगभग लगभग कनेक्शन रहता है, तो उसी से पूरा डाटा सप्लाई होता है। और इसमें मतलब दिया गया है कि 95% डाटा संचार यहीं से होता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब 5% बचा नहीं, पूरा यहीं से हो रहा है। तो अगर उस पर कोई बाधा आई, क्षति पहुंची, जैसे लिखा गया है क्षति हुई, तो सैन्य संचार, वित्तीय लेन-देन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया जैसे डिजिटल सेवाओं गंभीर प्रभावित होंगे, है ना, गंभीर रूप से। गैर पारंपरिक खतरे, जैसे अब देखिए, जैसे जो पारंपरिक हैं और गैर पारंपरिक ये हुए, क्या है, समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, अवैध अवैध मत्स्यिकी, साइबर खतरे, जलवायु परिवर्तन, ये सब मतलब अभी उभर भी रहे हैं और पहले से भी हो रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं ये भी खतरे हैं। अब आइए भारत का दृष्टिकोण क्या है इंडियन ओशियन रीजन के लेकर के संबंध में। तो जैसे मैंने सागर एक बताया था पहल है, और दूसरा महासागर पहल है। इन दोनों को थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, सागर पहल के तहत हम क्या कर रहे हैं, आतंकवाद, समुद्री डकैती और अन्य अवैध गतिविधियों को चुनौतियों को मुकाबला मतलब करने पर केंद्रित है। इसके द्वारा ये कर रहे हैं। और महासागर के द्वारा क्या कर रहे हैं, क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक समग्र उन्नति, ठीक। और पहल सागर के दायरे का विस्तार करता है। जो ये महासागर है, ये कहीं ना कहीं ये सागर को ही दायरे का थोड़ा और विस्तार करके, तो इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, क्षेत्रों की सुरक्षा, ठीक, और विकास थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम आतंकवादी मतलब क्रिमिनल केसेस को देख रहे थे, यहाँ पर हम सुरक्षा और विकास की बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट वगैरह की, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इसी मतलब इसी का एक छोटा सा सब पार्ट कह सकते हैं, है ना। अब आगे देखिए, समुद्र क्षेत्रीय जागरूकता, इसके लिए हमने क्या किया है, समुद्री क्षेत्र के लिए अब सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में IFC IOR कहते हैं, ठीक। इसको मतलब ये गठन किया गया है इसका। तो इसमें क्या हो रहा है कि समुद्री जानकारी जो साझा करने मतलब की जा रही है। और उसके बाद क्या है, इसमें और भी देशों की, जैसे अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, जैसे क्या हम हिंद महासागर में और भी देश है ना, क्या हम ही अकेले हैं। तो उन देशों में भी जागरूकता फैलाई जा रही है और आपस में सूचना साझा की जा रही है, परिचालन समन्वय हो पा रहा है ना। अब ये जो है बॉडी ये करती है, जैसे इस क्षेत्र में कोई व्हीकल आया, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी व्हीकल आया, तो उसका सूचना भी साझा इसी के द्वारा होता है कि मतलब ये गाड़ी या फिर ये पोत यहाँ से गुजर रहा है, इसको ये जाने दिया जाए, ये लीगल है या इलीगल है ना। उन सब का भी सूचना यहाँ पर प्राप्त होता है। तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति चालू है। जैसे भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, IOR, इंडियन ओशियन रिंग एसोसिएशन इंग्लिश में बोलेंगे। हिंद प्रशांत महासागर पहल, तो इंडियन पैसिफिक ओशियन ऐसे करके कुछ इसका भी हो जाएगा, है ना। बिम्स्टेक है, फिर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ठीक, ये भी है। तो ऐसे करके हम कूटनीतिक तौर पे भी यहाँ पर कर रहे हैं सब कुछ। अब आगे आइए देखते हैं, तो क्षेत्रीय मंच भी है, और ये सभी क्या है, संवाद, सहयोग, क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित अवसर प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति है। अब प्रथम क्रियाकर्ता के रूप में भारत मतलब हमेशा यहाँ पर उपस्थित रहता है। अब चाहे वो मानवीय संकट हो या फिर आपदा हो, प्रथम प्रतिक्रिया करता मतलब कि जैसे कुछ भी होगा इंडियन ओशियन में, भारत क्या करेगा, फटाक से उसका रिस्पांस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका में अभी विनाशकारी चक्रवात आया था, दीत वाह करके, ठीक। तो उस समय हमने तुरंत फटाक से लॉन्च किया कि ऑपरेशन सागर बंधु चला दो और वहां पर मदद पहुंचाओ। तो वही मदद पहुंचाने का हमेशा तुरंत रिस्पॉन्स करता है। ऐसे शायद अभी एक और था कोई मतलब
वो तो वहां पर डूब रहा था, तो भारत तुरंत पहुंचा था हिंद महासागर क्षेत्र में, और उसको उनमें से जितने भी लोग बचने मतलब बचाए गए थे, पूरे लोगों को बचा लिया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास देखिए कौन कौन सा है। एक ये है आईकेएमई, आईकेएमई कह सकते हैं, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट के लिए। फिर दोस्ती है, एक मिलन है, ठीक। जैसे अभ्यासों के माध्यम से भारत सामूहिक सुरक्षा, पारस्परिक संचालन क्षमता और विश्वास निर्माण को मजबूत करता है, ठीक है। ताकि उससे क्या होता है, हिंद महासागर क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सके। अब आगे देखिए फिर क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ एकीकरण। अब हिंद हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर। तो ये वाला भाग तो हिंद महासागर हुआ। अब इसमें ही थोड़ा सा और आप बाहर की तरफ जाएंगे, तो जैसे जापान ओपान के पास में, तो वहां पर मतलब बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा सागर पता ही है आपको, प्रशांत महासागर है, तो ऐसे फैला हुआ। तो इन दोनों के बीच में मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है इन सब के द्वारा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हिंद और प्रशांत क्षेत्र के साथ एकीकरण कैसे कर रहे हैं भारत। भारत कैसे कर रहा है, क्वाड के द्वारा। क्वाड में कौन कौन से भागीदारी प्रतिनिधि है, तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और भारत है ही। चार लोग हो गए। क्वाड का मतलब ही चार होता है, चतुर्थ ऐसा कुछ। तो कहीं ना कहीं चार लोग इसमें शामिल हैं, जो कि लॉजिस्टिक, नेटवर्क, अवसंरचना और समुद्री क्षेत्र जागरूकता के क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें मतलब कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा नहीं इन लोग देखते हैं। मतलब ये समुद्री क्षेत्र जागरूकता मतलब डिफेंस टाई नहीं है इन लोग का। ये भी करके कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या मतलब उन लोग डिफेंस से रिलेटेड भी कोई डील करते हैं या नहीं करते। आगे की राह ये देखते हैं। क्षमता विकास। क्षमता विकास में देखें तो मतलब ये भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा रणनीति बहुक्षेत्रीय एकीकरण, जैसे बढ़ाने के लिए कह रहा है। जैसे भूमि हुआ एकीकरण करना, तो समुद्र और वायु, साइबर और अंतरिक्ष, इन सबका एकीकरण करना, तथा ग्रे जोन युद्ध चुनौतियों के लिए तैयारी पर केंद्रित रहना। अब पहला नंबर तो कह रहा है कि रणनीति जो है वो बहु क्षेत्रीय एकीकरण रखनी पड़ेगी, जिनमें हम भूमि, समुद्र, वायु, साइबर, अंतरिक्ष, इन सब चीजों को इकट्ठा मतलब एकीकृत रखें। उसके बाद ग्रे जोन युद्ध के बारे में, युद्ध जो है ग्रे जोन युद्ध, उनकी चुनौतियों को मतलब तैयार रहने के लिए कह रहा है। तो कुल मिला के क्षमता इसी के द्वारा डेवलप करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो पहले आइए ग्रे जोन युद्ध जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इससे आशय है कि उन शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से है जो शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा और प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्धों के बीच आती है, ठीक है। समझ में कुछ आया। शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, जैसे हम कोई, जैसे चीन और हमारा अभी चल रहा है कोल्ड, एक प्रकार से वार कह सकते हैं। जैसे कुछ टाइम तक रूस और अमेरिका के बीच में चला था, है ना। तो जैसे हमारा और अभी चीन का चल रहा है, हम सीधे नहीं लड़ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो भी हमारे अपने से आगे निकलने की सोच रहा है और हम भी सोच रहे हैं ना। और जो प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध है, प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध मतलब कि जो सीधा सीधा लड़ाई हो जाए, जिसमें मतलब एक दूसरे के सैनिक सामने खड़े हो और लड़ लें। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट निकल के आता है, उसको कहते हैं ग्रे जोन युद्ध, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब द्वीप विकास भारत जैसे भारत को क्या करना चाहिए कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसका समग्र विकास और को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। अंडमान निकोबार कमांड को महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अग्रिम संचालन आधार के रूप में विकसित करना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि अंडमान निकोबार पे जो अंडमान निकोबार का कमांड सेंटर है, उसको और अच्छे से थोड़ा मतलब विकसित किया जाए, और निगरानी क्षमता मजबूत बनाए। और विशेष रूप से जहाँ मलक्का जल डमरू मध्य है, उस पर बोल रहा है कि उस तरफ की ओर थोड़ा सा निगरानी अपनी बढ़ाई जाए। और इसी के साथ और वही मतलब नियंत्रण बनाने की प्रभावी नियंत्रण जो समुद्री मार्ग हैं आसपास, मलक्का हुआ या फिर भारत के नीचे जो इंडियन ओशियन रीजन है, उनमें जहां जहां पर मतलब समुद्री मार्ग हैं, वहां पर थोड़ा सा प्रभावी भारत को नियंत्रण बनाने की आवश्यकता है। अब आगे आइए समुद्री शासन का देखते हैं। समुद्री शासन में क्या कह रहा है कि भारत को करना चाहिए।
तो नौ परिवहन की स्वतंत्रता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून हुआ उसको थोड़ा फॉलो करना चाहिए, विशेष रूप से जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभी समय है, जैसे यूएन क्लॉज कहते हैं इसको इंग्लिश में, अनक्लॉज यूएन क्लॉज है ना, तो को अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। भारत के लिए कह रहा है कि जो यूएन क्लॉज है उसको मानना चाहिए और थोड़ा सा नौ परिवहन की स्वतंत्रता को और सक्रिय करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सब कुछ मतलब अच्छे से सुगम रूप से यातायात और परिवहन सब कुछ हो पाएगा। ऊर्जा ऊर्जा स्रोत का विविधीकरण, जैसे हम डिपेंडेंट अभी कहाँ है, कच्चे माल के रूप में कच्चा तेल जो आता है पश्चिम एशिया से, तो उसी का कह रहा है कि उसका जो निर्भरता अत्यधिक है हमारा, उसको कम करके थोड़ा अपने आप को विविधीकरण कर किया जाए। मतलब जैसे हम एक ही जगह से एक ही क्षेत्र से मंगाते हैं, पश्चिम एशिया से तेल मंगाते जाते हैं और किसी क्षेत्र से नहीं मंगाते, इससे तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो अभी ईरान में युद्ध छिड़ा, तो उसकी वजह से जो हमारा हार्मोस वाला जल डबरू मध्य था या फिर जो लाल सागर के आसपास का क्षेत्र है वो सब ब्लॉक हो गया था, ठीक है, नहीं आने दे रहा था उस तरफ से तेल। तो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पर ऊर्जा संकट पैदा होने वाला था, है ना, पैदा हो ही जाता और थोड़ा बहुत हो भी गया था। तो उसी को कह रहे हैं थोड़ा ब्राजील से जैसे हम थोड़ा तेल लेने लग जाएं ऊर्जा स्रोत, और या फिर नॉर्वे हुआ, कनाडा हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, तो इन सब से क्या हो, इन सब से आयात को बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा सुरक्षित रहेगा, जो तेल का या फिर ऊर्जा का स्रोत है वो सुरक्षित रहेगा, कभी भी एक के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। अब आगे आइए, दिखा संक्षिप्त सुर्खियां जो दी हुई हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया है वैश्विक सहयोग के लिए आसियान की साझेदारी मॉडल की प्रासंगिकता, रिलेवेंसी ऑफ एशियंस पार्टनरशिप मॉडल फॉर ग्लोबल कॉपरेशन। तो इसमें देखते हैं वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता ने क्षेत्रीय सहयोग एकीकरण के महत्व को बढ़ा दिया है। इसमें आसियान मंच एक प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है। अब देखिए वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता, जैसे युद्ध हो रहा है यूक्रेन रसिया का, इतने दिन से चल रहा है, ईरान का चल ही रहा है ना। तो इन सब चीजों को लेते हुए जो मतलब फिर से वही हुआ कि जब इंटरनेशनल लेवल की जो बॉडीज हैं जैसे यूएन हो गया आपका, वो फेल हो जा रही है, नहीं रोक पा रही है युद्ध, ठीक है, तो जो क्षेत्रीय सहयोग है उनको कहीं ना कहीं जो देश हैं अगल बगल वाले वो दे रहे हैं, मतलब उन उनमें मतलब जुड़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम हम बड़े बड़े जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बॉडियां हैं वो कुछ नहीं कर पा रही, तो कम से कम ये लोकल लेवल की बॉडी के थ्रू भी हम एकीकरण होकर के और अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। तो उसी के लिए ये आसियान जो है अभी एक प्रमुख उदाहरण के रूप में बनकर उभरा है, तो इसलिए ये न्यूज में, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आसियान भी क्षेत्रीय बॉडी है ना, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ओके, तो जस्ट गिव मी एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा काम है, बस हो गया। तो इसी को चलते हुए आसियान के आसियान सुर्खियों में आ गया और इसलिए हमें इसे न्यूज में पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। जैसे क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने में आसियान की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है। तो उपलब्धियां अगर देखें तो मूल सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता, जैसे आसियान के सदस्य देश सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक संकेत में व्यापक भिन्नता के बावजूद यह संगठन लगभग 60 वर्षों से एक मजबूत एवं एकजुट आर्थिक और राजनीतिक संगठन बना हुआ है, ठीक है। जैसे मूल सिद्धांतों, जैसे इसका सिद्धांत जो है उस पे अभी तक ये अमल है और संगठन बना हुआ है, जबकि जो देश है उनके संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक सारी चीज भिन्न है, मगर फिर भी ये अभी भी अडिग और अमर है। अमर नहीं कह सकते, अडिग है। तो इसीलिए 60 साल हो गए लगभग, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे है ये, इसलिए मतलब ये न्यूज में है, बहुत ज्यादा महत्व है। एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे का विश्वास। अब ये जो उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके बारे में कह रहा है कि एक दूसरे पे अभी भी विश्वास है। इसका एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि 2025 में तिमोर लेस्ते करके जो था एक देश, वो भी आसियान को शामिल मतलब हो गया, आसियान में शामिल होना इस बात का उदाहरण है, यही एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है। और फिर क्या लिखा है कि सदस्य जैसे इंडोनेशिया पुराने मतभेद भुलाकर पारस्परिक सहायता और सामूहिक विकास की साथ कार्य कर सकते हैं। तो जैसे इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते का कुछ पुराना था, इशू था, जिसको छोड़ करके ये तिमोर लास्ले जो था वो अब हमारे आसियान ग्रुप में 2025 में ज्वाइन हो गया।
तो और फिर व्यापक एकीकरण। एकीकरण का मतलब उदाहरण के तौर पे डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट शायद से हुआ होगा आसियान में, तो उसी के द्वारा मतलब ये भी एक एग्जांपल है कि इसकी ये भी अचीवमेंट है। और छोटे छोटे देशों के सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है जिसका उद्देश्य पूरे आसियान क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना है। ठीक, पूरे जितने भी आसियान मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं उस देश में इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या किया जा रहा है, डिजिटल जो परिवर्तन मतलब लाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे देखिए अन्य प्रमुख लाभ लाभ क्या क्या है क्षेत्रीय एकीकरण के। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट था थोड़ा बहुत मतलब क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने में आसियान की प्रमुख उपलब्धियां, यहाँ पर उपलब्धियां बताई जा रही थी आसियान की। ठीक है, 3 पॉइंट दिया है। अब यहाँ पर मगर कुछ अलग पॉइंट के घुमा दिया गया है कि क्षेत्रीय एकीकरण होने से अन्य प्रमुख लाभ क्या हो सकते हैं, ना कि आसियान के द्वारा क्या क्या लाभ हुए उसके बारे में यहाँ नहीं बता रहा। यहाँ ये बता रहा है कि क्षेत्रीय एकीकरण आपस में कॉपरेशन रखेंगे तो क्या क्या लाभ होंगे। जैसे हम भारत हमारे बगल के जो क्षेत्र वाले देश हो गए नेपाल भूटान के साथ अगर हम कॉपरेट करेंगे तो क्या लाभ होंगे, तो क्षेत्रीय वित्तीय स्थिरता होगी। पहला मतलब पॉइंट ये है। उदाहरण के लिए जैसे एशियाई वित्तीय संकट हुआ था शायद 2008 में हुआ था, मद्देनजर स्थापित चियांग माई पहल बहुपक्षीकरण ने आसियान 3+3 की अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया था। तो जैसे जब ये वित्तीय संकट हुआ था तो उस समय पे ये क्षेत्रीय कोई मतलब था और रहा होगा या फिर अभी भी है, ASEAN+3 करके, ये ASEAN+3 लिखा है ना, ये करके कोई कॉपरेशन बनाए थे। किन ने बनाया था, एक तो चीन ने, दूसरा जापान ने, कोरिया ने, और कहीं ना कहीं ये देखिए बड़ी इकोनॉमी है हमारे एशिया की, है ना, बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, तो इन्होंने बनाया था। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एशिया का वित्तीय संकट आया था उस समय मतलब इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो नहीं बिगड़ी थी, बल्कि मतलब पूरे एशिया में दिक्कत आया था। हालांकि भारत की भी नहीं बिगड़ी थी, मगर अन्य जो एशियाई देश हैं उनमें बहुत मतलब इम्पैक्ट डाला था। मगर कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय ये एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्रीय कॉपरेशन के चलते ये देश भी बच गए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय एकीकरण जो है वो कहीं ना कहीं ये लाभान्वित होता है, मतलब लाभ देता है। अब दूसरा चलिए देखते हैं बाजार और संसाधनों के क्षेत्रों स्रोतों का विस्तार। सही सीधी बात है, अगर बहुत सारे लोग जुड़े रहेंगे तो बाजार का भी विस्तार होगा, और बहुत सारे लोग रहेंगे तो ज्यादा भूमि, ज्यादा रिजर्व, हर एक संसाधन भी उपलब्ध हो पाएंगे ना। तो और फिर उसका क्या होता है, सदस्यता अच्छी रहेगी तो जैसे आपके पास कुछ है तो आप दूसरे को बेचेंगे, अगल बगल वाले देश को, है ना, तो बेहतर आवंटन भी हो पाएगा, तो उससे आर्थिक विकास में तेजी हो पाएगी। देश के बीच असमानता को कम करना, जैसे अब कॉपरेशन करके चलेंगे एक दूसरे देश से तो जो गरीब देश है थोड़ा बहुत उसको भी तो हेल्प दिया जाएगा, है ना कहीं वो भी डेवलप होगा, समानता बढ़ेगी, असमानता घटेगी। क्षेत्रीय एकीकरण से व्यापार और संसाधनों का आवागमन आसान हो जाता है। वही मैं जैसे बोला कि जो आपके पास है वो दूसरे को दे सकते हैं, जो गरीब देश है, तो इससे क्या होगा, जिससे अल्प विकसित देश हैं तेजी से विकास कर पाते हैं, और उनके और विकसित देशों के बीच असमानता घटती है। ठीक, अब राजनीतिक अगला पॉइंट है राजनीतिक स्थिरता प्राप्त होना और सामूहिक सौदेबाजी बढ़ना। सामूहिक सौदेबाजी तो शायद से इसको कोऑपरेटिव बार्गेनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब वो जैसे हम बाजार में जाते हैं और कपड़ा कुछ महंगा मिल रहा है तो कहते हैं नहीं, हम 500 का कपड़ा है तो बोलते हैं 400 में ही लेना है। तो कहीं ना कहीं अकेले जाओगे और एक दुकान पे गए तो दुकान वाला सोचेगा एक ही आदमी खरीदने आया है, तो नहीं मैं 500 का ही दूंगा, दुकानदार भी बोल सकता है। अब वहीं पे अगर आप 10 लोग लेके खड़े हो गए और 10 लोग बोल रहे हो कि वही चीज हमें चाहिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दुकान वाला सोचेगा कि बहुत लोग ले लेंगे, है ना, तो हो सके वो आपको 400 में ही वो कपड़ा दे दे, है ना, जैसे 10 पीस उसका बिक जाएगा ऑन द स्पॉट। तो कहीं ना कहीं आप बार्गेनिंग पावर आपके हाथ में चली आई, जो सौदेबाजी की पावर है वो आपके हाथ में चली गई, और उससे पहले दुकानदार के हाथ में थी जब आप अकेले गए थे। तो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से आप एकत्रित रहेंगे तो ये भी बढ़ता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो कुछ देश इकट्ठा आ गए, अब जैसे मान लो एशियाई देश सारे हैं, उनको तेल की जरूरत है। अब जो हमारे दुबई वगैरह है, सऊदी वगैरह, ये सब जो तेल हमारे यहाँ पे सप्लाई करते हैं, अब ये सारे एशियाई देश मिलकर ये कहे कि इतने ही रेट पे हम आपके यहाँ से तेल लेंगे, अगर इससे आप बढ़ाओगे तो हम दूसरे के पास चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सऊदी वाले देश हैं उनको तो तेल कम रेट पे देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ये सामूहिक सौदेबाजी, ये सिर्फ मैं तेल का एग्जाम्पल दिया, आप इसका किसी भी क्षेत्र में एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और फिर राजनीतिक स्थिरता भी रहेगी, वो कैसे रहेगी? क्षेत्रीय एकीकरण कूटनीति संबंधों को मजबूत करता है, ठीक। जैसे आप अगल बगल के दो हैं, क्षेत्र के हैं, तो कभी मान लो आपको डिफेंस का इशू हुआ या फिर किसी चीज को लेकर के भी इशू हुआ राजनीतिक, तो आप बगल वाले की मदद कर सकते हैं ना। और फिर देखिए वही मैंने बताया, जैसे वैश्विक व्यापार वार्ताओं में जैसे मतलब बार्गेनिंग करने के लिए चार लोग पहुंच गए, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है वो बढ़ाता है, ठीक, प्रभाव बढ़ता है दुकानदार के मतलब प्रति जो रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला, लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक विनिमय, रिलोस समझौता, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट, रिलोस पैक्ट। तो हाल ही में ये किसके बीच हुआ है? रूस और भारत के बीच में हुआ था, ठीक है। ये ऐसे ही आप याद कर लीजिए, आपको ये हो सके लिख सकता है कि अभी हाल ही में सुर्खियों में था, ये किससे रिलेटेड है? रिलोस। तो आपको याद रहना चाहिए रूस और भारत के बीच में ये समझौता लागू हुआ था, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सैन्य अड्डे जो है, बंदरगाह है हमारे भी, भारत के भी मतलब, और रूस के भी, और जो हवाई सुविधा है, ठीक, ये आपस में एक दूसरे के सारी चीजों का उपयोग मतलब कर सकते हैं, अनुमति दे दी है एक दूसरे को। रूस हमारे मतलब क्षेत्रों का उपयोग कर सकता है और हम रूस के। तो इससे क्या होगा, भारत का जो है आर्कटिक तक पहुंच शामिल है, आर्कटिक तक पहुंच हो ही जाएगी, क्योंकि देखिए जो रूस है आपका, मान लो ये रूस है, ठीक। अगर इसमें ऐसे चले आइए और नीचे चले आइए, तो कहीं ना कहीं भारत आपको यहाँ नीचे यहाँ दिखता है, ठीक। ये ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक। मैं बहुत फ्री हैंड फिगर बनाया हूँ। जैसे मान लो ये रूस है, तो आर्कटिक वाला क्षेत्र आपका ये है। अब यहाँ पर जो रूस का मान लो कोई बंदरगाह है, भारत को इसको परमिशन मिल गई यूज करने की, तो भारत का कहीं ना कहीं जो आपका ये आर्कटिक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी तो आराम से जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं वही पहुंच हमारी भी बढ़ेगी। और रूस का क्या होगा? रूस के लिए देखे तो, रूस अगर मान लो यहाँ केरल में या फिर तमिलनाडु में कोई हमारा बंदरगाह है, कोच्चि वगैरह हो गया जैसे केरल साइड, तो अगर यहाँ पर रहेगा तो उसकी पहुंच कहाँ पर बनेगी? जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है ना। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये, अब इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इससे क्या है, दायरा, दायरा क्या है इससे? लॉजिस्टिक सहायता, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय मिशन शामिल है। इनका दायरा यही है, मतलब इस पैक्ट के तहत, इस समझौते के तहत सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक सहायता, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय मिशन है, चार चीज है, ठीक है। इन चारों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं है। तो उपयोग के प्रावधान क्या है? 5 वर्ष के लिए एक दूसरे के 3,000 सैनिक, 5 युद्धपोतों और 10 विमानों की तैनाती का प्रावधान है, ठीक है। फिर महत्व क्या है इसका? अब इसमें वैश्विक जो भू राजनीतिक तनावों के बीच रक्षा सहयोग, एक दूसरे मतलब ये जैसे जो अभी तनाव चल रहा है वैश्विक तौर पे, आपको भी पता है, तो उसी से रक्षा सहयोग, एक दूसरे का हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही क्या है, रूस मूल के हथियारों के लिए न्यूनतम समर्थन भी सुनिश्चित करता है। जैसे रूस से हम हथियार मंगा रहे हैं, जो जो जैसे अभी हमारा S-400 है, जो हमारे और अभी पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था थोड़े दिनों के लिए, तो उसमें हमने बॉर्डर पे S-400 लगा दिया था। तो उससे ये हो रहा था कि उस तरफ की जो भी मिसाइल आ रही थी, वो अपने आप ही वो S-400 मार गिरा रहा था, तो हम बच गए थे। तो वही कह रहा है, कहीं ना कहीं वो हथियार, उस मतलब वही नहीं, और भी जो हथियार रूस बना रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें मिलने की और मतलब गुंजाइशें उससे और ज्यादा हो जाएंगी। अब आगे आइए, आगे क्या है, भारतीय संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष, यूएन नेशनल डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, UNDPF। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के संचालन की समीक्षा की है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोष ये है, ठीक। इसमें भारत का भी नाम आगे लिखा हुआ है, क्योंकि भारत के ही शायद पहल में ये बनाया गया था। तो परिचय देख लेते हैं क्या है, UNDPF और भारत, UNDPF। तो 2017 में इसे बनाया गया था। शुरू कितना किया गया था? शुरू में इसमें 100
$50 मिलियन मतलब रुपए डाले गए थे, ठीक, जो एक कोष था। और ये भारत सरकार के नेतृत्व में था, इसलिए भारत का नाम देखिए आगे लगाया गया है ना। उद्देश्य क्या है इसका? सतत विकास लक्ष्यों तथा साझा समृद्धि को प्राप्त करने में ग्लोबल साउथ की सहायता करना। अच्छा, आपको अगर ग्लोबल साउथ ना पता हो तो थोड़ा सा मैं आपको फटाफट बहुत बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका ये ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और फटाक से ये देखिए ये हो गया आपका ये अफ्रीका वाला क्षेत्र, ठीक, ये आपका सऊदी वाला क्षेत्र, और ये आ गए हम भारत में, ठीक, ये आपका जलडमरू मध्य और इंडोनेशिया वगैरह, ये सिंगापुर, ये नीचे ऐसे बढ़ते हुए फिर ऐसे जाएंगे, और ये आपका ऊपर रूस से होते हुए फिर मिला देंगे यूरोप, मिड ईस्ट। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ जो है वो आपका जो कर्क इक्वेटर कहते हैं, जिसे कर्क रेखा यहीं से ऐसे बीच से गुजरती है ना। अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, फ्री हैंड बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें इक्वेटर जो है आपकी अफ्रीका से भी गुजरता है, जो कि बहुत नीचे हो गया तो नहीं जा, मान लीजिए यहाँ से चलिए गुजार देते हैं, हाँ कुछ ऐसे, ठीक। और भी 3 लाइन है ना, जो भी है। तो मान लीजिए इसे इस क्षेत्र से गुजरता है, तो उस इक्वेटर के नीचे वाले भाग को, उस इक्वेटर के नीचे देखेंगे तो ये वाला भाग अफ्रीका वाला क्षेत्र, और हमारा भारत, और इस तरफ का ये जो हमारे हैं साउथ एशियन नेशन जितने भी हैं, ये सब आपके साउथ वाले पार्ट ग्लोबल साउथ इसे मानते हैं, ठीक है। तो इनकी सहायता करने के लिए ये विकास फंड जो है बनाया गया था। इसमें विजन क्या है? विजन क्या है? बहुत ज्यादा राउंड फिगर है, प्लीज इसमें जो इक्वेटर मैंने गुजारा है इसको मतलब सीरियस मत लेना, बहुत राउंड फिगर बना दिया है, ऊपर नीचे है मेरे पास, बस इतना बेसिक बेसिक आप समझ लीजिए। अब आगे चलिए देखिए, विजन जो है या ग्लोबल साउथ के देशों के स्वामित्व और नेतृत्व वाले मांग संचालित और देशों के नेतृत्व वाले सतत विकास परियोजना का समर्थन, विजन इसका बताया जा रहा है। जैसे जो मांग संचालित है और देश के नेतृत्व में जो विकास सतत विकास परियोजनाएं चल रही हैं, मतलब जो भी देश हैं जो भी सतत विकास परियोजनाएं चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका समर्थन करना, ठीक। मुख्य ध्यान क्या है? मुख्य ध्यान सबसे ज्यादा ध्यान किस पे किया जा रहा है? जो अल्प विकसित देश है, एलडीसी हुआ, या फिर लघु द्वीपीय विकासशील देश है, देख सीट्स बोलते हैं। तो अभी ये क्या है? मान लो ये तो आपको अल्प विकसित देश, ये डिफिनीशन आपको यूएन वाली डिफिनीशन आपको पता होगी। ये जो है ये एक तो द्वीप है, ठीक, द्वीप छोटे छोटे, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुवालू द्वीप, तुवालू कहाँ पर है? या फिर क्यूबा द्वीप है, देखिए यहाँ पर क्यूबा, यही अमेरिका वाला उत्तरी अमेरिका मैंने बताया था ना ये, तो यहीं कहीं क्यूबा है, तुवालू है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे। तो ये द्वीप जो है छोटे छोटे, इन्हीं को मतलब लघु द्वीपीय विकासशील देश बोलते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरफ भी हैं बहुत सारे, जापान के बगल में उस तरफ, तो अभी बता नहीं पाऊंगा। बस समझ लीजिए आप कि जिनके चारों तरफ मतलब द्वीप तो पता ही है, द्वीप तो पता ही है आपको, बस ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं उनको बोल जाएगा। और आगे क्या है कार्यान्वयन? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग कार्यालय है, यूएनओएसएससी द्वारा प्रबंधित भागीदारी सरकारों के साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है? तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का शुभारंभ किया। किसने किया? तो भारतीय नौसेना ने। क्यों किया, इसके बारे में और आइए जानते हैं। तो ईरान द्वारा वर्तमान में जो अवरुद्ध किया गया था, हार्मोज अवरुद्ध किया गया था, हार्मोज जल मध्य, इसकी लोकेशन हमने ऊपर देख ली थी, इसलिए मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। तो उसी को चलते हुए थोड़ा सा मतलब इससे क्या होगा, जैसे ईरान द्वारा अवरुद्ध किया गया ये, इसलिए क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा था ईरान से थोड़ा वो अमेरिका भी मतलब खिंचाव चल रहा था अमेरिका के द्वारा, इसराइल का भी। तो उसके चलते हार्मोज को अवरुद्ध कर दिया था। तो जो हमारे ऊर्जा के शिपमेंट थे, जैसे एलपीजी वाला कच्चा तेल वहां से जो आयात हो रहे थे उस तरफ से, उस रूट से आ रहे थे हमारे यहाँ पे, तो उनकी सुरक्षा के लिए यह सुरक्षित रास्ता देता है। मतलब जैसे नेवी आगे आगे चलेगी, पीछे उस मतलब जो बड़े बड़े नाव है हमारे पोत हैं जिनमें तेल वगैरह भर के है, तो वो नेवी लेकर के उसको आ रही थी, या फिर और साथ में मतलब, तो ये नौसेना उनके साथ साथ चलेंगी। तो यही है आपका ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। तो
हाँ बस इतना ही है इसमें, आगे चलिए, आइए आगे वाला सुर्खी देखते हैं क्या है। तो कृषि पर ईरान युद्ध का प्रभाव। अब जैसे ईरान युद्ध हो ही रहा था, तो अब बता रहा है कि ईरान युद्ध का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे हार्मोज जल डब्रूमत, यहाँ भी लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को अवरुद्ध कर ही दिया गया था, है ना, युद्ध के कारण। तो रुकावट से कृषि पर क्या खतरा पड़ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इससे कृषि पर प्रभाव मेन यही है कि उस तरफ से हमारा उर्वरक फर्टिलाइजर जो है बहुत ज्यादा, मतलब उस तरफ से आता है। हमारा ही नहीं, जितने भी देश हैं उस रूट का यूज करते हैं सबके लिए। तो कहीं ना कहीं अमोनिया, यूरिया, फॉस्फेट, सल्फर जैसे कृषि रसायन उत्पादन और निर्यात का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मध्य पूर्व मध्य पूर्व की बात कर रहा है कि ये बहुत बड़ा केंद्र है और इन सब चीजों का उत्पादन बहुत तगड़ा करता है। कहीं ना कहीं इनमें रुकावट आ गई थी। फिर खेती की लागत में बढ़ोतरी। खेती की लागत में जब ऑब्वियसली जब फर्टिलाइजर का पैसा बढ़ेगा, तो यही मतलब मुख्य उर्वरकों की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी, तो इसके चलते क्या होगा, कहीं ना कहीं खेती की लागत भी बढ़ेगा। खेत में जब खाद डाल रहे हैं जो, उसका लागत बढ़ेगा। और हाँ, एक चीज और यहाँ बता दूं आपको, हम जैसा कि आपको पता है कि हम यूरिया ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं यूरिया में हम अच्छा खासा, मतलब एवरेज 80 से 70-80% या फिर 90% तक हमारे जो भारत का डिमांड है, या फिर 100% भी होगा, मैं एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं देखा हूँ, मगर इतना है, गेस लगा रहा हूँ कि 80-90% तक यूरिया जो भारत में डिमांड किया जाता है, वो हमारे आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद ही डेवलप करके और पूरे इंडिया में सप्लाई हो जाता है। मगर बाकी की जो चीजें जैसे सल्फर वगैरह है, फास्फेट वगैरह, ये हम लगभग कुछ 5% ही अपने इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं। और पोटेशियम वगैरह वो, और बाकी का सारा माल बाहर से ही मंगवाते हैं। बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं इन चीज़ों पे। तो इसीलिए मतलब हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ये मतलब दिक्कत की बात थी। और फिर अब क्या लिखा हुआ है, तो दुनिया भर में खाद्य सामग्री का महंगा होना, ऑब्वियसली खेती का लागत बढ़ेगा, पहली बात तो यूरिया या फिर उर्वरक का पैसा बढ़ा, उसके चलते खेती की लागत बढ़ेगी। खेती की लागत बढ़ेगी तो खाद्य सामग्री का भी पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीधी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब सुर्खियों में रहे संघर्षरत क्षेत्र, कन्फ्लिक्टेड एरियाज इन न्यूज, देखते हैं क्या क्या है। जैसे लाल सागर है, लाल सागर अभी ऊपर भी हम कई बार पढ़े, है ना। तो लाल सागर को पहले आइए मैप पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लाल सागर देखिए, पहली बात तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ठीक, ये आपके यूरोप से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भूमध्य सागर के चारों तरफ, उत्तर की तरफ ज्यादातर, दक्षिण की तरफ तो मान लो अफ्रीका वाला क्षेत्र पड़ जाएगा, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। उत्तर की तरफ वाला क्षेत्र जैसे ये वाला देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं यूरोप वाला क्षेत्र है। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो ये यहाँ से आपकी स्वेज नहर आती है। ठीक, स्वेज नहर यहाँ से आती है, ये यहाँ से ऐसे फिर लाल सागर में एंट्री लेती है। लाल सागर में एंट्री लेने के बाद सीधे यहाँ आती है बाब अल मंडब में एंट्री ले करके, जैसी घूमती है वैसी आपका आदन की खाड़ी आ जाती है। ठीक, गल्फ ऑफ आदन। अब गल्फ ऑफ आदन से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम हिंद महासागर में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही रूट है जो बहुत ज्यादा यूरोप और भारत की तरफ वाला जो एशिया का पार्ट है, इसको कनेक्शन बना के देता है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाल सागर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम देखेंगे लाल सागर के बगल में कौन कौन से देश हैं। जैसे लाल सागर की इस तरफ आप देखेंगे, तो ये आपका थोड़ा सा मिस्र का भी पार्ट है। अब यहाँ तो दिख रहा है कि बॉर्डर ये बना हुआ है, देख रहे हैं, ये ऐसा, ये बॉर्डर बना हुआ है। मगर कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा सा पॉइंट लगता है, अभी इसमें छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, शायद यहीं कहीं मतलब थोड़ा सा पॉइंट इसका भी लगता है। और नीचे जो आपका ये वाला पार्ट अब बच रहा है, ये देखिए, ये जो जितना है, ये जो बाहर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका इरिट्रिया है। ठीक है, इरिट्रिया वाला भाग हो गया। और इस तरफ देखेंगे तो अब इस तरफ आ जाइए, तो जैसे ये आपका सऊदी अरब है, इसका भी अच्छा खासा पार्ट देखिए लगता है यहाँ से लेकर के यहाँ है। और भी इसमें छोटे छोटे भी है, जैसे यहाँ पर कुवैत, नहीं इस तरफ नहीं है कुवैत, तो शायद हाँ इस तरफ है। तो और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये थोड़ा सा देखिए पानी अंदर की तरफ गया हुआ है, ये देखते हैं ना। तो ये गल्फ है जो एक अकाबा की खाड़ी है। अकाबा की खाड़ी के थ्रू ये आपका इसराइल और थोड़ा सा जॉर्डन से भी अपना हाँ शायद शेयर करता है।
तो आइए पहले अब इसके बारे में हमने लोकेशन पूरी देख ली। ठीक, अब इसका थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, थ्योरिटिकल पार्ट क्या लिखा हुआ है। तो ईरान ने अपने बंदरगाहों के आसपास अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखने के लिए लाल सागर के मध्य व्यापार रोकने की धमकी दी है। ये धमकी भी दी थी, ये अप्रैल की न्यूज़ है। बाद में रोका भी गया था, आपको भी मालूम है, कुछ दिन के लिए, है ना। तो ऐसे चल रहा था उस टाइम। यह एक फ्योर्ड प्रकार का सीमांत समुद्र है। फ्योर्ड प्रकार का लिखा हुआ है। पहली बात तो हम फ्योर्ड देखेंगे क्या है। फ्योर्ड जल का एक लंबा गहरा सकरा निकाय होता है। ठीक है, तो जल का फ्योर्ड जो होता है वो जल का ही एक लंबा और सकरा और गहरा निकाय होता है। यह अंतर्देशीय क्षेत्रों तथा काफी अंदर तक फैला होता है। तो फ्योर्ड का मतलब वही होता है, जैसे ये अकाबा की खाड़ी जैसे अंदर की तरफ गई है, तो इसी तरह का इसी इसको ही कहेंगे कि मतलब कई देशों में ऐसे फैला हुआ अंदर की तरफ पानी गया हो, तो उसी को हम जल हो, उसी को हम फ्योर्ड कहते हैं। यह बावल मंडप जलडमरू मध्य के माध्यम से आदन की खाड़ी से जुड़ा है। इसके अलावा यह सुएज नाहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। इसको तो हम बहुत अच्छे से देख लिए हैं। अब इसमें सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे मैं आपको लोकेशन बता रहा था मिस्र की, देखिए मिस्र यहाँ पर है, मगर कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन है मिस्र का। देखिए मिस्र का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सूडान भी है, सूडान मैंने आपको नहीं बताया था, जो कि यहाँ है। ठीक है, सूडान के साथ इरिट्रिया मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब अकाबा जो है, अकाबा की खाड़ी जो आपकी है, मैं यही बता रहा था। उसके बाद जो अकाबा की खाड़ी है, यही अंदर जा करके ऐसे ये आपकी जो जॉर्डन है, इसमें भी जुड़ी हुई है, इसराइल में भी जुड़ी हुई है। ठीक, और गाजा तो मान लो जब इसराइल तक पहुंच गया तो गाजा में भी थोड़ा बहुत टच तो होगा ही। ठीक, तो ये सब है। जैसे देखिए लिखा हुआ है, इसराइल से भी जुड़ा है, जॉर्डन से भी है, और सऊदी अरब भी मैंने बताया था, जैसे सऊदी अरब है। और ये रहा आपका लास्ट में यमन। ठीक, यमन भी यहाँ दिया हुआ है। तो इतने से जुड़ाव रखता है। ठीक, उसके बाद क्या है, अब ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये यहाँ क्यों डला है पता है आपको। ये पॉइंट पहले नहीं डला रहता था। ये पॉइंट इसलिए डला है क्योंकि यूपीएससी ने ये चीज पूछ ली है, तो इसलिए अब उसको भी जहाँ लाल सागर लिखा जाएगा वहां जरूर इस पॉइंट को ऐड करेंगे। अब एज इट इज मतलब ये पूछा गया है ऑप्शन, यूपीएससी ने शायद 2025 नहीं 25 या 24 में पूछा गया था, 24 में शायद पूछा गया था। यही पूछा गया था कि वहाँ कम वर्षा होती है, क्यों होती है, और वहाँ पर पानी मतलब खारा रहता है, कैसा रहता है। इसमें नदियों में से कोई भी जल प्रवेश नहीं करता है। तो नदियों से अगर कोई पानी नहीं प्रवेश करेगा और वर्षा भी कम होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ का पानी खारा ज्यादा रहेगा। यही पूछा ही गया था। ठीक है, तो इसलिए ये भी पॉइंट अब इंक्लूड करने लगे कोचिंग वाले। अब देखिए केसम द्वीप, दूसरा मतलब जो कन्फ्लिक्ट एरिया था, उसमें ये दूसरा हम पढ़ रहे हैं। ऊपर हमने लाल सागर पढ़ा, अब केसम द्वीप पढ़ेंगे। तो केसम द्वीप किसका है, क्या है। तो ईरान की केसम द्वीप ईरान का है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैच कराने में भी आ जाता है कि मैच करिए ईरान, जैसे केसम द्वीप दे देंगे, सामने कुछ और लिखा रहेगा, तो ईरान है कि नहीं है। तो जरूरी इन सब चीजों को आप याद रखिए। तो इसका क्या है, विल वणीकरण संयंत्र। ठीक, जो कि मार्च में शुरुआत में हुए हमले के बाद संचालन में नहीं है। तो ये कोई संयंत्र है जो कि मतलब मार्च में हमला हुआ तो उसके बाद से ये नहीं काम कर रहा है। और उसी के चलते ये कहाँ पर था, तो केसम द्वीप पे था, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया है। और फिर देखते हैं आगे क्या है। यह फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा तो यही फैक्ट है, आप इसको जरूर एज इट इज याद कर लीजिए। जैसे ऊपर लाल सागर के बारे में पूछ लिया था, है ना। ईरान अब की बार बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो हो सके अब की बार प्रीलिम्स में ईरान के बारे में पूछ ले। अब अवस्थिति बोल रहा है कहाँ पर है, तो बंदर अब्बास ये बंदरगाह है। बंदर अब्बास जो है ये बंदरगाह है, और पास स्थित है। और खुरान जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं बंदर अब्बास पोर्ट के पास में स्थित है। और दूसरा क्या है, आपका खुरान जो है, खुरान वहां पर जल डमरू मध्य पाया जाता है। अब ये लोकेशन दिखाने के लिए आपको सही बताऊं तो ईरान के साइड पर थोड़ा अच्छा मैप होता तो मैं और अच्छे से दिखा पाता। जैसे ईरान ये है, तो आपका ये जो बताया जा रहा है, ये कुछ इस क्षेत्रों की बात मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखेंगे आप, यहाँ पर या यहाँ पर भी देखिए थोड़ा 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 बूंदी बूंदी रखा हुआ दिख रहा है ना। तो ये कोई इसी में से एक द्वीप की बात कर रहा है, यहीं कहीं पर केसम द्वीप ऐसे है। ठीक है, तो वहीं पर बीच में जो जल डमरू मध्य जो है, ये आपका पड़ता है कौन सा, खुरान वाला।
कुरान के बीच से भी, मतलब जैसे ये मान लीजिए ईरान है, ईरान के बीच में एक केसम द्वीप हो गया, तो इसके बीच से ये वाला जलडमरू मध्य, ये क्षेत्र, तो यहाँ से भी कई बार मतलब जब जैसे कोई जहाज गुजरता है ना, तो ईरान के बंदरगाह पे रुकता है, बंदर अब्बास के आसपास, तो वहां से जैसे रिफ्यूल वगैरह करता है, फ्यूल वगैरह भरवा के तब आगे हिंद महासागर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं ब्लॉक किया था ईरान ने। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या और बोल रहा है। सामरिक महत्व, यह हॉर्मोज जल डमरू मध्य के निकट है। ठीक, तो हार्मोज जल डमरू मध्य कहाँ है, आइए देखिए थोड़ा सा, हाँ लोकेशन इसने बता दिया तो हम और अच्छे से देख पाएंगे कहाँ लिखा हुआ है। हार्मोज, हार्मोज नहीं दिया हुआ है इसमें। कुछ यहाँ पर मेरे ख्याल से हार्मोज ये इस तरफ आएगा क्या, तो आइए, हाँ ऊपर वाले में था क्या, हम ऊपर वाला देखते हैं एक बार। नहीं दिया हुआ है कहीं, नहीं अभी नहीं कंफर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हार्मोज दिया ही नहीं है। दिया होता तो और अच्छे से, हाँ ऊपर हमारे पास एक है, ऊपर एक मैप था, हम उसमें दे, हाँ ये है, इसमें देखने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। देखिए हार्मोज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यहीं पर पड़ रहा है। जैसे ये भाग आपका हो गया ईरान का। ठीक, तो ये हार्मोज का क्षेत्र जो है यहीं कहीं पर पड़ रहा है, तो ये यहीं कहीं पर मैं आपको बता रहा था, बूंदी बूंदी जो है यहीं पर कहीं पर ये था। ठीक, अब थोड़ा सा लोकेशन हमारी क्लियर होगी। आइए अब चलते हैं आगे फिर से। आगे अब देखेंगे तो क्या है, सामरिक महत्व क्या है, तो इसके निकट है, और वैश्विक तेल जो है शिपिंग मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण है, बताया मैंने। यहाँ से यातायात समुद्री मार्ग में, यहाँ से पोत वगैरह जाते हैं, युद्ध पोत नहीं, जो कच्चे माल के पोत हुए या फिर कुछ भी हुआ, तो ईरान को समुद्री यातायात पर रणनीति लाभ प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं भाई अब ईरान के बगल से जा रहा है, तो ईरान का ही तो सारा यहाँ पर रणनीतिक महत्व रहेगा। तो उसी तरह से अब चलिए, और एक है नया है, ये टॉपिक खत्म हो गया आपका केस संदीप वाला। ये उस्त लूगा बंदरगाह जो अब रूस का है, ये न्यूज में था, ये क्यों न्यूज में था, अब ये रूस का है, सबसे बड़ी बात ये बाल्टिक सागर में स्थित है। ठीक है, अब जैसे लोकेशन यहाँ पर दिए हैं, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं बता रहा हूँ, अब इसमें रूस का मैप ही नहीं दिया है तो मैं कैसे आपको बताऊं। मगर आप जरूर इन चीजों को मैप में जाके एक बार विजिट करिए, उनको हाईलाइट करिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। रूस दे देगा और सामने ऐसे बंदरगाह दे देगा, आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जरूर उनको देखिए, जितना हो सक रहा है मैं उनको ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ आपको। देखो मैं पीछे स्लाइड लेके गया और बताया आपको, तो प्लीज ध्यान दीजिए उन चीजों पर। अब आगे चलते हैं, तो इनमें क्या हुआ था, इस ये क्यों न्यूज में है, तो इस पर ड्रोन, यूक्रेन का जो ड्रोन है वो हमला किया था, या फिनलैंड की खाड़ी में अवस्थित है। फिनलैंड की खाड़ी आप जरूर देखिए, ये आपको सब रूस के ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, आर्कटिक के बीच में मिलेंगे, फिनलैंड की खाड़ी। और अब इसी बात पे, जब एक रूस का एक बंदरगाह, मतलब बंदरगाह जो है वो न्यूज में था, तो और भी दे दिए गए हैं कि कौन कौन से और प्रमुख बंदरगाह हैं। तो जैसे प्रीमोर्स्क है, कैलिनिनग्राद, इंग्लिश में कैलिनग्राद है और हिंदी में कालिनिनग्राद है, व्लादिवोस्तोक है, सेंट पीटर्सबर्ग, मरमंस्क जो कि आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर अब मैंने मतलब पढ़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी रहती है साल के 12 महीना, इसलिए रूस को देखो अक्सर वो आइस ब्रेकर यूज करते हैं अपने समुद्र में। आइस ब्रेकर मतलब वो पानी जो जम गया रहता है उसको तोड़ता है, फिर वहां से अपनी जो पोत होती है उनको गुजारता है वहां से, ऐसा। अब चलिए नया जो है, नया क्षेत्र कौन सा है, तो स्कारबोलो सॉल, ये लगभग हर साल न्यूज में रहता है। एक स्कारबोलो सॉल हुआ, और मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। स्कारबोरो सॉल हुआ, एक पैरासल द्वीप समूह हुआ, एक आपका स्प्रेटली हुआ। ये हर साल तीनों न्यूज में रहते हैं, और तीनों ही कहाँ पर हैं, आपके चीन का जो सागर है, दक्षिण चीन सागर, लगभग वहीं पर तीनों पड़ जाते हैं। देखिए ये वाला क्षेत्र जो है, ये देखिए लिखा है ना, दक्षिण चीन सागर। ठीक, अब चीन कहाँ है आपका, ये है। अब वियतनाम कहाँ है, ये है। कहीं ना कहीं इनके मतलब चीन जो है, आप सोचिए चीन यहाँ है, चीन यहाँ है, यहाँ से बोलता है ये मेरा क्षेत्र है, समझ रहे हैं, और जबकि ये बगल में है, मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पर ये बगल में है, यहाँ पर भी ये बगल में है, जबकि इनका क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए, मगर चीन यहाँ से क्लेम करता है कि हमारा क्षेत्र। ठीक, अब जैसे ये भी, अब जैसे इस तरफ मलेशिया है, मलेशिया भी बोलता है मेरे क्षेत्र में, वियतनाम भी बोल रहा है, फिलीपींस भी यहाँ पर है। तो ऐसे आपको सिर्फ ये देखना है कि ये तीन है, जैसे स्प्रेटली ये हो गया, ये स्कारबोलो हो गया सोल, और ये पैरासल समूह,
तो ये देखना है किन किन के मतलब देशों के बीच में ये झगड़ा में हमेशा विवादित क्षेत्र के रूप में रहते हैं। तो एक मतलब ऐसे लाइन बना लिस्ट बना लेना छोटा सा, इन तीनों को ऐसे नाम डालना। नाम के सामने जब आप सर्च मारेंगे यूट्यूब अरे गूगल पे, तो आपको ये मिल जाएगा कि किन किन मतलब देश के बीच में विवादित है, बस उनको लिख लेना, वहीं से आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब चीन ने विवादित दक्षिण सागर के स्कार बोलो सोल को अवरुद्ध करने के लिए जहाज और बाधाओं को तैनात किया था, मतलब वहां पर आर्मी वगैरह भेज दी थी कौन से आइलैंड पे, स्कारबोलो को मतलब ब्लॉक करने के लिए। अब आप जरूर इसको देखें कि अच्छा हाँ यहाँ पर दिया हुआ है ये किसके बीच में मतलब विवादित है, चीन फिलीपींस। चीन और फिलीपींस, आइए चीन और फिलीपींस को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आप खुद ही देखिए यहाँ पे स्कारबोरो आइलैंड आपका ये रहा, देखिए छोटा सा बिंदु दिख रहा है, चीन यहाँ बैठा हुआ है, चीन यहाँ से ये क्लेम कर रहा है, जबकि फिलीपींस ये बगल में ये वाला भाग पूरा फिलीपींस का है। दिक्कत यहाँ पर क्या है, ये देखिए जो डैश लाइन खींची हुई है ना, ये डैश लाइन, ये लाइन, ये डैश लाइन देखिए, ये ये आप एक बार जाके जरूर पढ़िए कि 9 डैश लाइन क्या है, 11 डैश लाइन क्या है, समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विवादित लाइन है। ठीक है, ये जो डैश लाइन बनी हुई है ये देखिए लाल कलर से, ये बता रही है कि चीन यहाँ तक अपना दावा करता है कि मेरा जगह यहाँ तक है। ठीक, तो वही कहीं ना कहीं ये चीन ये मानता है कि मेरी जगह ये है इतनी, मतलब फिर इसका मतलब तो कहने का मतलब ये बेचारे जो एकदम देखिए मलेशिया के टच में बता रहा है कि मेरी जगह यहाँ तक है, तो मलेशिया का जगह कहाँ हुआ, तो कहीं नहीं। तो इसी से बहुत ज्यादा ये विवाद में रहता है। आइए आगे देखते हैं। आगे फिर आपका जैसे रणनीतिक महत्व देखिए क्या बता रहा है कि स्कारबोरो आइलैंड का क्या है। तो वही, अब पानी के अगल बगल है तो पानी समुद्री मार्गों के लिए, मत्स्यन क्षेत्र भी बहुत अच्छा है और अन्य संसाधन से युक्त है। ठीक, अब देखिए दक्षिण चीन सागर में जैसे मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही कि पार्सल आइलैंड स्पेटली द्वीप भी विवादित क्षेत्र के रूप में रहते हैं, है ना। ये देखिए पार्सल पैरासल पार्सल वही है। ठीक, और दूसरा क्या स्पेटली, ये हो गया। तो इनको भी आप जरूर देख लें, जैसे ये चीन और फिलीपींस के बीच में है। देखिए और जो भी है वो लगभग उनमें भी चीन ही है, एक में शायद से वियतनाम, वियतनाम और इस तरफ से शायद इन मलेशिया या फिलीपींस है, नहीं तो सब में चीन है। तो जरूर देख लें किन किन के बीच में मतलब विवादित है। तो आपका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दक्षिण चीन सागर जो है। अब मलक्का जल संधि के बारे में आइए जानते हैं। तो हार्मोज संकट ने विश्व के अन्य सबसे बड़े चौक पॉइंट जैसे मलक्का जल संधि है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। यहाँ पर कुछ हुआ नहीं था मगर थोड़ा सा मतलब डर तो सबको लग ही जाता है कि जब वहां पर ब्लॉक कर दिए, ईरान ने ब्लॉक कर दिया, तो मलक्का जल संधि भी कोई ब्लॉक कर दिया। तो अब मलक्का जल संधि आइए देखते हैं। जैसा कि ये वाला क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, क्षेत्र वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ये आपका हो गया म्यांमार। ठीक, ये आपका थाईलैंड हो गया। मैं भारत से इसलिए आपको लोकेट करते हुए ला रहा हूँ जैसे आपके दिमाग में बैठे कि किस जगह की कहाँ पर है, कैसे बात हो रही है ना। जैसे अभी हमने ऊपर दक्षिण चीन सागर देखा था और छोटे छोटे आइलैंड देखे थे, ये हो गया आपका चाइना, है ना। तो कहीं ना कहीं और ये बड़ा सा आपका इंडोनेशिया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इसमें छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक, अब ये होता कहाँ से, जल संधि जो है ऐसे आती है यहाँ से निकलते हुए, ये यहाँ से आकर के, ठीक, यहाँ पर दक्षिण चाइना सी में निकल जाती है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र भी आप देख रहे होंगे सिंगापुर और मलेशिया के बीच में कितना पतला सकरा जगह है, जबकि उस तरफ का जो हम देख रहे थे हार्मोज वाला क्षेत्र, वो थोड़ा सा इससे चौड़ा भी था मगर ये और ज्यादा पतला है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात, मतलब बहुत ज्यादा हर एक चीज का आयात निर्यात होता है, बहुत ज्यादा यातायात मतलब रिच एरिया है। तो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा लोगों को मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से चिंता हुई थी। तो आइए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो अंडमान सागर, हिंद महासागर, तो इसका अगर लोकेशन देखें तो आपका कहीं ना कहीं ये आपका अंडमान वाला क्षेत्र हो गया। ये देखिए ये आपका अंडमान हो गया। तो कहीं ना कहीं अंडमान के बगल में है, तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या होगा, अंडमान सागर। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये अंडमान सागर से वही बता रहा है अंडमान सागर। और बड़े में अगर देखें तो उसको हिंद महासागर का ही पार्ट है आपका अंडमान सागर। ठीक, और दक्षिण चीन सागर, अब दक्षिण चीन सागर मैंने बताया ना इसमें आके खुलता है, ओपन होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये देखिए प्रशांत महासागर है ना,
ये दक्षिण चीन सागर जो है ये प्रशांत महासागर का, जैसे इस तरफ हिंद महासागर, ये देखिए हिंद महासागर है ना, इसका छोटा पार्ट मैंने बताया अंडमान निकोबार सागर है, तो उसी तरह से प्रशांत महासागर का पार्ट ही छोटा पार्ट दक्षिण चीन महासागर है। तो इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। अब फिर देखेंगे तटवर्ती क्षेत्र देश जो है इनके, तो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर। तो सिंगापुर और मलेशिया तो आपको दिख ही जा रहा है, ये देखिए, ये मलेशिया, ये सिंगापुर और थाईलैंड, ये देखिए इसका ये जो भाग है, ये देखिए थोड़ा 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 ऐसे करते हुए नीचे तक आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन बना रहा है थाईलैंड भी। और रहा आपका सिंगापुर, तो सिंगापुर भी यहीं नीचे थोड़ा सा बूंदी एक रखा रहता है, आप कभी भी अच्छा मैप बड़ा देखेंगे तो थोड़ा सा यही क्षेत्र में ये, हाँ, सिंगापुर ये लिखा हुआ है। आपका बच क्या रहा है फिर? मलेशिया मैंने बता दिया, थाईलैंड बता दिया, इंडोनेशिया, हाँ ये इंडोनेशिया है ना बड़ा सा, तो इसका भी अब इतना बड़ा है तो कोई ना पार्ट इससे यहाँ टच हो ही रहा है, ये देखिए यहाँ वाला। तो चार चार देश हैं जो जिनके बीच में ये बाउंड्री शेयर करता है। अब आगे देखिए और क्या महत्व इसमें, तो विश्व का जो है 22% समुद्री व्यापार इसी से होकर के गुजरता है। तेल पारगमन चोक पॉइंट माना जाता है इसको, सबसे बड़ा सोचिए, ये देखिए मैं बोल रहा था ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बड़ा तेल पारगम चोक पॉइंट माना जाता है। और यह पूर्वी एशिया में मध्य पूर्व एवं यूरोप तक का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। अब इसका कनेक्शन आप देखेंगे तो पूरे मतलब एक तो पूर्वी एशिया में और फिर मध्य पूर्व एशिया में, ठीक, और यूरोप में जाना हो आपको, इन तीनों जगह पे आपको जाना हो, तो ये सबसे छोटा मार्ग माना जाता है। तो इसलिए सबसे छोटा मार्ग मानने की वजह से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहीं से ज्यादा मतलब यातायात के साधन संसाधन निकलते हैं समुद्र से, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चिंता क्या है, सकरा है, सकरा बिंदु है ना। इसके कारण क्या होता है कि प्राकृतिक अवरोध भी उत्पन्न होते हैं, जैसे जहाजों के टकराने से तेल रिसाव भी होने की चिंताएं बनी रहती हैं। जैसे सकरा बहुत ज्यादा है तो अगल बगल की जो तटीय क्षेत्र है या फिर बीच में कोई द्वीप छोटा सा निकला हुआ है तो उससे टकरा सकता है, जैसे टाइटेनिक लड़ गया था है ना, छोटा सा कोई चट्टान बीच में पड़ा था, तो उन सबसे दिक्कत चिंता रहती है। और सबसे बड़ी बात, जब अगर टैंकर फूटा तो तेल का रिसाव होगा तो वहाँ की मछली, वहाँ का पानी सब मतलब प्रदूषित हो जाता है। तो अब आगे का क्या है, कुछ हिस्से अपेक्षाकृत उथले हैं, वही चट्टान जैसे ऊपर निकले हो, तो उससे क्या होता है कि जहाजों का आवागमन जो है बाधित होता है। अब आगे क्या है, समुद्री डकैत का भी इशू आता है, हमला, है ना। अब आगे आइए देखते हैं केंद्रीय द्वीप समूह क्या है। अच्छा, केंद्रीय द्वीप समूह कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको ये पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसकी लोकेशन आपको मैं बता दूंगा। तो आइए पहले पढ़ा देता हूँ आपको। तो जैसे अपना हमारा जो आईएनएस सूरदर्शनी था, वो केंद्रीय द्वीप समूह के लास पाल्मास की अपनी पहली यात्रा की, ठीक। अब कहने का मतलब ये हमारा पोत ही है जो विजिट करने गया था केंद्रीय द्वीप समूह, ठीक। अब यह किसी भी भारतीय नौसेना पोत द्वारा या किसी भी इस क्षेत्र में की गई पहली यात्रा थी, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था तो इसको लिख दिया गया है। यह यात्रा जो कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि लोकायन 26, ऐसा मतलब हमने विजन ठान रखा है, उसके तहत ये किया जा रहा है। आज समुद्र समुद्र पार तैनाती के दौरान एक रणनीतिक पड़ाव, ये हम मतलब पूरे समुद्र को पार करना मतलब करना चाह रहे हैं, तो उसी के दौरान एक रणनीतिक पड़ाव के रूप में हम यहाँ पर रुके थे, मतलब जो हमारे यहाँ के सैनिक या फिर जो भी गया होगा वो यहाँ पर रुका था। और यह ट्रांस अटलांटिक यात्रा से पहले का पड़ाव है, ठीक। ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र के पहले का पड़ाव है। तो अभी आपको मैं अटलांटिक क्षेत्र भी दिखा दूंगा, तो इनके बारे में आपको थोड़ा जान लेते हैं। कैनरी किसका पार्ट है, जैसे पूछ लेगा ना किस देश से रिलेटेड है, तो स्पेन से रिलेटेड है, स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक, स्पेन का ही एक स्वायत्त क्षेत्र है। अवस्थित कहाँ पर है, तो अटलांटिक महासागर में है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट पर है, ठीक। और इतना ज्यादा 100 किमी दूर है तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब भौगोलिक विशेषताओं में मतलब यह ज्वालामुखी द्वारा द्वीप समूह मतलब बना बना है। तो इसमें क्या है, जिसमें टेनेरिफ और ग्रेन कैनेरिया जैसे द्वीप हैं, ये इसके महत्वपूर्ण द्वीप होंगे, इसलिए इसका नाम लिखा गया है। और जो है माउंट टाइड, ये स्पेन का सबसे ऊंची चोटी है,
ठीक, जो यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ये स्पेन का पार्ट है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन थोड़ी बताऊंगा, आइए बता देता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका अफ्रीका हुआ, अफ्रीका वाला पार्ट ये, ठीक। अब यहाँ पर ये ऐसे करके आपका, फिर ये भारत मान लीजिए, ये भारत हो गया, ये आपका दुबई वाला पार्ट हो गया, ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। तो अफ्रीका के इस तरफ, अब जैसे ये पार्ट मान लो, ये उत्तरी अमेरिका, ये पार्ट आपका दक्षिणी अमेरिका। तो ये बीच वाला भाग क्या है आपका, अटलांटिक महासागर ही है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं ऐसे बूंदी के रूप में कैनरी द्वीप समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, स्पेन जो है आपका यहाँ है ही नहीं, स्पेन यहाँ नहीं है आपका। स्पेन होता है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ यूरोप में है, यूरोप वाले भाग में स्पेन है। यूरोप में कुछ यहाँ पर, ये जो है आइबेरियन प्रायद्वीप है, ये यहाँ पर, जो कि यूरोप का पार्ट है। यहाँ पर स्पेन है। आप सोचिए स्पेन यहाँ से इस पे, जो कि अफ्रीका के बगल में आके कंट्रोल रखता है। जैसे हमारे ऊपर क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने यहाँ लंदन से आकर के यहाँ पर हमारे ऊपर कंट्रोल रखा था, तो वैसे ये भी यहाँ से यहाँ पर कंट्रोल रखता है, एक प्रकार से इसकी कॉलोनी है ये, ठीक। तो आपको कैनरी आइलैंड बता दिया। अब सबसे बड़ी बात, जब ये स्पेन का पार्ट है, तो अगर पहाड़ हो, आप कभी भी गेस मारेंगे कि पहाड़ जो स्पेन की सबसे ऊंची चोटी होगी, वो यहाँ होनी चाहिए, मगर यहाँ नहीं है। आपको कहाँ पढ़ा, अभी पढ़े, कैनरी जो द्वीप समूह है वहां पर, ठीक। तो हो सके आपका क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आइए, शायद ये लास्ट है आज का टॉपिक, हाँ, अर्थव्यवस्था आ जाएगा। तो आज इसे खत्म करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम अर्थव्यवस्था देखेंगे। पुनातसांछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना, ये किसके बीच की परियोजना है, तो भारत और भूटान के बीच की जल विद्युत परियोजना है, ठीक। इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसके बारे में अगर हम जानना चाहें, तो ये नदी का नाम भी बड़ा सेम उसी तरह है, पुनातसु नदी पर 1020 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर मेरे ख्याल से पानी बहता रहता है, और उसी पर बिना पानी को रोके हुए डैम बनाए हुए, उसी से टरबाइन घुमा के जो बिजली पैदा होती है, उसे कहा जाता है मेरे ख्याल से। अभी मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ, मगर शायद यही है इसका मतलब। पानी को आप रोकना अलाउ नहीं रहता। तो ये बिजली बनाने की परियोजना है। उद्गम कहाँ है, तो भूटान के फोचू और मोचू नदियों के संगम से जो पुनाछू नदी बनती है, पुनातसांगछू नदी का उत्पन्न होता है, उसी पर इसको बनाया जा रहा है। और यह नदी दक्षिण की ओर से बहती हुई फिर पश्चिम बंगाल में ये नदी आती है, फिर भारत में आते हुए मैदान में बहती हुई ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी के रूप में बन जाती है, ठीक है। तो ये नदी भी कहीं ना कहीं सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो ये भी याद करिएगा। हालांकि मैंने इसको जब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में पढ़ रहा था तो नहीं पढ़ा, हो सके छोटी नदी हो इसलिए नहीं मैंने पढ़ा होगा। तो आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक नदी अब की बात न्यूज में है ना, कुछ अलग चीज हो सके यूपीएससी पूछ ले आपसे। तो ये वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। मैं सेगमेंट वाइज वीडियो ला रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मतलब मैराथन ही चाहिए आपको 7-8 घंटे की, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कोई पार्ट आपको वीडियो में नहीं समझ में आया है, वो भी बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि मैं जैसे सेक्शन वाइज में तोड़ के ला रहा हूँ, 2-2 घंटे की वीडियो या 1.5-1.5 घंटे की, उस तरह से डालूँ या मैराथन बना दूँ, वो भी कमेंट कर सकते हैं। और जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ना ही समझ में आई है, तो आप बोल दीजिए, मैं उस पर शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर छोटे वीडियो बना के दे दूंगा। और जो भी आपको जैसा भी रिव्यू हो रहा हो, और सबसे बड़ी बात, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर आपके मन में जो भी लिखने की इच्छा हो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। और इतनी मेहनत के लिए आप प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। लाइक भी कर दें इस वीडियो को। मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं एफर्ट अच्छा लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैपिंग वगैरह ऊपर नीचे करके आपको खुद से बनाने का हो, भले ही खराब बना हो, देखिए जैसे ये बनाया था, तो अच्छा ही कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, प्लीज़ इतनी एफर्ट के लिए आप प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और हर महीने जैसी मंथली मैगजीन आपकी आएगी, वैसे मैं उसे पूरा करवा दिया करूँगा, ठीक है। और खास करके ये हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम बच्चों को ज़्यादा ही दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैं आपकी डिमांड पे, कई बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था,
उसी के चलते मैंने हिंदी मीडियम में ही इस सीरीज को चुना और आपके लिए मैं मतलब लेकर के आ गया हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आपसे लेता हूँ अलविदा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से रहेंगे। धन्यवाद।